आइए प्रारंभ करते हैं पिछले भाग से आगे का भाग। क्योंकि अगर मैं पास हो भी गया तो सेकेंड या थर्ड डिवीज़न पास हो पाऊंगा, जिससे कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। अविरल के पापा का मन तो नहीं था कि अविरल एग्ज़ाम ड्रॉप करे, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। अविरल के दिमाग में कहीं ना कहीं अनु की बात चल रही थी, अनु से ज़्यादा मार्क्स लाने वाली। तो वह 12वीं ड्रॉप करने में अड़ा हुआ था। अविरल की मौसी लोगों ने भी बहुत कहा कि एग्ज़ाम ड्रॉप मत करो, लेकिन अविरल किसी की नहीं माना और एग्जाम ड्रॉप कर दिया। अविरल ने अपनी तन्हाई से बचने के लिए अनु की डायरी को ही अपनी दोस्त बना लिया। वह डायरी को ही अपनी अनु समझने लगा था। वह अपनी हर बात डायरी में लिख देता और उसे लगता कि उसने अनु को बता दिया है। अब उसे विश्वास होने लगा था कि अनु उसके साथ है। अविरल रात दिन पढ़ाई करता रहता, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता। वह और परेशान रहने लगा। एक दिन आशु ने अविरल से बोला कि सुमी को मसूरी जाना है तो हम लोग भी चलते हैं, तेरा मन थोड़ा बहल जाएगा। पहले तो अविरल नहीं माना, लेकिन फिर बहुत जोर देने पर वह मान गया। कुछ दिनों बाद अविरल अपने घर में घूमने का बोलकर आशु के साथ चला गया। आशु और सुमी फिर से मंदिर में मिले। वहीं पर आशु ने पहली बार सुमी को गले लगाया। अविरल को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह वहां से चला गया। आशु और सुमी समझ गए थे कि अविरल को बुरा लगा है, लेकिन अविरल के दिमाग में कुछ और ही था। अविरल को लगता था कि वही प्यार पवित्र है जो बिना छुए हो। तो अविरल को आशु की मंशा पे शक हुआ। उसे लगा कि आशु सुमी को धोखा देगा। उसने इस बारे में सुमी से बात भी की, लेकिन सुमी ने कहा कि आशु उसे बहुत प्यार करता है, वो उसे नहीं छोड़ेगा। अविरल भी मान गया। लेकिन आशु को अब अविरल का सुमी से बात करना अच्छा नहीं लगता। उसे लगने लगा था कि अविरल उसके और सुमी के बीच आना चाहता है। अविरल को इस बात का एहसास हो गया था कि आशु को अविरल का सुमी से बात करना अच्छा नहीं लगता। अविरल ने सुमी से कहा, सुमी तुम मुझसे बात करना बंद कर दो, आशु को बुरा लगता है। तो सुमी बोली कि अभी तुम्हारे भरोसे ही तो मैंने आशु से प्यार किया है। अगर मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी तो आशु से भी छोड़ दूंगी। अविरल अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाना चाहता था, तो उसने एक कठिन फैसला लिया, अपने आप को सुमी और आशु के सामने बुरा बनाने का, जिससे कि वह उनसे अलग हो सके। देहरादून आकर अविरल 5-6 दिनों में एक बार निशी से बात करता। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बात करते। निशी को अविरल बहुत मानने लगा था। निशी भी अविरल की सारी बातें ध्यान से सुनती और बड़ी बहन की तरह समझाती। इधर अविरल ने सुमी से मिलना कम कर दिया। यह अविरल के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अनु के बाद वह सुमी को सबसे ज़्यादा मानता था। लेकिन अब उसे एक फैसला करना था, या तो सुमी का साथ या फिर अपने पापा के सपनों को पूरा करना। एक दिन अविरल सुमी से मिला और बोला कि तुम आशु को छोड़ दो। हालांकि अविरल को भी पता था कि अब आशु सुमी अलग नहीं हो सकते। थोड़ी देर तो सुमी शांत रही, फिर जोर से हंसकर बोली, तुम कब से मजाक करने लगे। अविरल शांत रहा, फिर बोला, या तो आशु से 1 साल तक बात मत करो, या तो मुझसे कभी बात मत करना। फैसला तुम्हें करना है। सुमी को कुछ समझ नहीं आया कि अविरल ने ऐसा क्यों बोला। सुमी ने कुछ दिन आशु से बात नहीं की, लेकिन एक दिन आशु ने सुमी को रास्ते में रोककर उससे बात की। अविरल भी वहीं से गुजर रहा था। उसने ये देख लिया और अगले दिन सुमी से मिलकर सिर्फ यह बोला कि सुमी, आज से मुझसे कभी बात मत करना। इससे पहले कि सुमी कुछ बोलती, अविरल वहां से चला गया। सुमी ने सारी बात आशु को बताई तो आशु बहुत गुस्सा हुआ और सुमी से बोला, मैं तो पहले से जानता था कि उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ है, इसीलिए उससे तुम्हारा बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं अब उसे बताऊंगा। उसने ऐसा बोला भी कैसे? लेकिन सुमी को आंसू की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अविरल को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसने आशु को अविरल को कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया। इसके बाद अविरल ने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने ऐसा सिर्फ सुमी और आशु से अलग होने के लिए किया था। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन आ गया। अविरल का हाथ सूना था। वह किसी तरह अपने आंसू छुपा रहा था। तभी उसके पास अमित आया और उसे लेकर सुमी के पास गया। सुमी ने उसे राखी बांधी तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अविरल ने उसे एक गिफ्ट देना चाहा, लेकिन सुमी ने कहा कि अभी रहने दो, जब जरूरत होगी तब मांग लूंगी। अविरल ने भी कहा, ऐसा कुछ मत मांगना जो मैं ना दे सकूं। इसके बाद अविरल और सुमी कभी नहीं मिले।
अब अविरल ने कुछ ही महीनों के अंदर एक और बहन खो दी थी। वह अंदर से टूटने लगा था। लेकिन जब वह अपने मम्मी पापा के मुरझाए हुए चेहरे देखता तो वह अपने आप को संभालता और पढ़ने बैठ जाता। अविरल रात दिन पढ़ाई करता लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। वह परेशान रहने लगा। अवि ने बहुत कोशिश की लेकिन वह ठीक नहीं हो सका। एक लड़का जो पूरे स्कूल में हमेशा टॉप करता था, उसकी ऐसी हालत। उसे अपनी इस हालत पर खुद भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद ही अवी की मौसी का फोन आया। वह बहुत दुखी थी। उन्होंने बताया कि निशी के पापा ने निशी की शादी कहीं और कर दी। अवी को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अगले दिन निशी को फोन किया और पूछा, दीदी आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो हम सब कितना चाहते थे। मैं तो आपको अपनी भाभी मान चुका था। उसकी ये बात सुनकर निशी ने रोते हुए बताया कि अमन की मम्मी ने गुस्से में मेरे पापा की बहुत बेइज्जती की। उसके बाद मेरे पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कहीं और तय कर दी। अगर तब तक भी अमन मुझे एक आवाज़ भी देते तो मैं भाग कर चली आती, लेकिन अमन ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत अकेली हो चुकी थी अविरल। अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब मेरी शादी हो गई है। अविरल बहुत दुखी था। अब उसने लगभग 1 साल के अंदर अपनी तीसरी बहन भी खो दी। अब उसे लगने लगा था कि शायद मेरी किस्मत में बहन ही नहीं है। उसने कसम खाई कि कुछ भी हो जाए अब मैं किसी को अपनी बहन नहीं बनाऊंगा। अविरल की जिंदगी में तो जैसे तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब अविरल का 12वीं का एग्ज़ाम आ चुका था। उसका मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत खराब गया था। अभी ने सारे क्वेश्चन तो किए थे लेकिन एक भी पूरा नहीं कर पाया था। एक माह बाद अविरल का रिजल्ट आया। अविरल अपने एक दोस्त के साथ अपना रिजल्ट देखने गया। जब उसने रिजल्ट देखा तो खड़ा का खड़ा रह गया। अनु की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, भैया तुम्हें मुझसे ज्यादा नंबर लाने हैं। अविरल फेल हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जिंदगी ने ये कैसा मोड़ ले लिया। अविरल के पैर अपने घर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन उसके दोस्त ने उसे बहुत समझाया और उसे घर लेकर गया। जैसे ही अविरल घर पहुंचा उसने देखा कि मम्मी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। अविरल को देखकर उनके चेहरे पर उत्सुकता आई। उन्होंने पूछा, भैया क्या रिजल्ट आया? अविरल सीधा घर के अंदर चला गया और रोते हुए बोला, पापा मैं फेल हो गया। उसके पापा बहुत निराश हुए और थोड़ी देर तक शांत रहे। फिर बोले, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार अच्छे नंबर लाना। अविरल अपने कमरे में चला गया और रोता रहा। सभी लोगों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह चुप नहीं हुआ। होता भी कैसे, अविरल जिंदगी में पहली बार किसी परीक्षा में फेल हुआ था। अविरल के पापा भी बाहर किसी से बात नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर किसी ने रिजल्ट पूछा तो वो क्या बोलेंगे। जो हमेशा अपने बच्चों का नाम बड़े घमंड से लेते थे, आज उनका सिर झुक चुका था। शाम को ही अविरल की मौसी लोगों का फोन आया तो उन्हें भी अविरल के फेल होने का पता चला। वो अविरल की मम्मी से बोली, बड़े आए थे इंजीनियर बनने, कहीं के नहीं रह गए। अब तो संभल जाएं, आर्ट साइड लेकर कहीं से नकल करके अगली बार इंटर तो पास कर लें। अविरल की मम्मी कुछ नहीं बोल सकी। वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। अविरल किसी से नज़र नहीं मिला पा रहा था। सभी उसे फेलियर फेलियर कहकर चिढ़ा रहे थे। वह सारा समय अपने कमरे में ही बना रहता। अगर बाहर कुछ देखना होता तो खिड़की से छुपकर देखता। वह डायरी में सारी बातें लिखता तो उसे लगता कि उसने अनु को सब बता दिया। एक रात अविरल डायरी में लिखते लिखते घंटों रोता रहा और रोते रोते डायरी को सीने से चिपकाकर कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। रात में उसने अनु को पहली बार सपने में देखा। उसने देखा कि वह अनु से वही सब बोल रहा है जो उसने रोकर डायरी में लिखा था। सपने में उसे अनु समझाती है, भैया तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ जो जिंदगी में एक बार फेल हो गए? अरे, सफल होने का मजा तभी है जब सब आपको हारा हुआ मान चुके हों। रोना बंद करो और डटकर दुनिया का सामना करो। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है। अचानक अविरल की नींद खुल गई। उसने देखा कि सुबह 5 बज चुके हैं। अविरल ने अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस की और ठान लिया, मैं उठूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। जब मेरी बहन मेरे साथ है तो दुनिया से क्या डरना। वह उठा और बाहर निकला तो लोगों ने मजाक बनाते हुए पूछा, यार तुम फेल हो गए। अविरल ने बोला, हाँ मैं फेल हो गया। उसके अंदर वही कॉन्फिडेंस लौट आया था जो अनु के साथ रहने पर हुआ करता था।
लेकिन आगे की डगर बहुत कठिन थी। इस साल उसे प्राइवेट फॉर्म भरना पड़ा। अविरल के पापा ने उसके कहने पर एक स्कूल में कोचिंग की तरह ही उसका एडमिशन करा दिया। अविरल जब पहली बार बैग लेकर स्कूल पहुंचा तो सभी की निगाहें उसे उपेक्षा की दृष्टि से देख रही थी। वह एक पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया, लेकिन उसने सोच रखा था कि हिम्मत नहीं हारूंगा। घर आते ही उसने सारी बातें अनु को बताईं, डायरी के माध्यम से। उसे बड़ा सुकून मिला और वह पढ़ने बैठ गया। कुछ दिनों बाद अविरल के स्कूल में केमिस्ट्री की एक टीचर आई जो अनु को जानती थी। वो अविरल को देखते साथ ही पहचान गई। उन्होंने क्लासेस के बाद अविरल को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम तो बहुत होशियार थे, तुम यहाँ कैसे? अविरल ने सारी बात अपनी मैम से बताई तो वो बहुत दुखी हुई और अविरल का पूरी तरह सपोर्ट करने को बोली। अविरल उन्हें प्रतिभा दीदी बोलता था। आज अविरल पहली बार खुश दिखाई दिया। वह स्कूल से आते ही अपने कमरे में गया और अनु को धन्यवाद दिया। अविरल के अंदर एक विश्वास ने जन्म ले लिया था कि अनु उसके साथ है और उसने ही प्रतिभा दीदी को भेजा है। अविरल की रुकी हुई जिंदगी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। प्रतिभा दीदी उसका बहुत सपोर्ट करती थी। वह अविरल को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। जब अविरल ने पैसे के बारे में बोला तो उन्होंने डांटते हुए बोला कि तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, अब ऐसी बात मत करना। कभी कभी जब अवि बहुत उदास होता तो उसके आंसू प्रतिभा दीदी के आगे भी निकल जाते। समय बीतता गया। अविरल के एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी थी। अविरल के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी थी। इस साल अविरल जी जान लगाकर मेहनत कर रहा था। तभी मौसी के बड़े लड़के कार्तिक की शादी रुड़की में तय हो गई। बहुत समय बाद घर में कोई फंक्शन हो रहा था तो सभी बहुत खुश थे, लेकिन अविरल को खुशी के साथ साथ पढ़ाई की भी चिंता थी। उसका शादी में जाने का मन तो नहीं था, पर कार्तिक के जोर देने पर अविरल अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली पहुंचा। अविरल के सामने यह परिवार में पहली शादी थी, तो अविरल ने भी शादी में खूब मस्ती की। शादी के 3 दिन बाद अविरल की भाभी दीप्ति ने अविरल से मजाक में पूछा, क्या तुम किसी को चाहते हो? तो अविरल ने कहा, भाभी अभी मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। अविरल की यह बात दीप्ति को बहुत अच्छी लगी। कुछ ही दिनों बाद अविरल अपने घर आ गया और फिर से पढ़ाई में लग गया। अब अक्सर ही अविरल फ़ोन पर दीप्ति भाभी से बातें करने लगा। अब अविरल दीप्ति से काफ़ी खुल गया था। एक दिन अचानक दीप्ति ने अविरल से कहा, मेरी चाची की एक लड़की है, उसका नाम निधि है, वो बहुत प्यारी और सीधी है, तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी बात कराऊं। लेकिन अविरल ने मना कर दिया और बोला कि भाभी मैंने उसे शादी में देखा है, वह मुझे पसंद नहीं है। तभी दीप्ति ने कहा कि एक बार मेरे साथ हरिद्वार चलना और मिल लेना। कुछ दिनों में अविरल के एग्ज़ाम्स भी आ गए। इस बार अविरल बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसके सारे सब्जेक्ट्स तैयार थे। इस बार अविरल के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए। अविरल ने इंजीनियरिंग का भी फॉर्म भरा था, जिसका एग्ज़ाम 4 अप्रैल को था। एग्जाम का सेंटर हरिद्वार पड़ा था। अविरल को दीप्ति के घर रुकना था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो निधि से मिलना भी चाहता था और नहीं भी। अविरल की हरिद्वार जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन 3 तारीख को अविरल को पता चला कि एग्ज़ाम की डेट टल गई है। अब एग्ज़ाम 4 मई को है। अविरल ने दीप्ति भाभी को ये बात बताई तो उन्होंने बताया कि उनके घर के सभी लोग तो गांव जाएंगे क्योंकि गांव में पूजा है, लेकिन वह लोग 3 मई को आ जाएंगे, तो तुम 3 मई को ही पहुंचना। अविरल 3 मई को दीप्ति के घर हरिद्वार पहुंचा। उसी दिन दीप्ति के घर के सभी लोग गांव से हरिद्वार आए थे। निधि का परिवार भी दीप्ति के घर आया हुआ था, पर निधि को अविरल के आने का कुछ भी पता नहीं था। अविरल की नज़र निधि पर पड़ी, जिसकी बात दीप्ति ने पहले उससे की थी। दीप्ति की छोटी बहन रेनू अविरल से खूब बात कर रही थी, लेकिन निधि कुछ नहीं बोल रही थी। थोड़ी देर में अंदर जाकर रेनू ने निधि से कहा, तुम अविरल से बात क्यों नहीं करती हो? ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। तब निधि आकर अविरल से कुछ बातें करने लगी, तो अविरल ने पूछ लिया कि तुम मुझसे किस रिश्ते से बात कर रही हो? तो निधि ने कहा कि भाई के रिश्ते से। अविरल ने तुरंत बोला, मैं किसी को बहन नहीं मानता। निधि को बहुत बुरा लगा। वह कुछ नहीं बोली। तब अविरल ने कहा, रिश्ते के हिसाब से तो मैं तुम्हारा जीजा लगता हूँ, लेकिन क्योंकि हम एक ही उम्र के हैं तो हम दोस्त बन सकते हैं। इस पर निधि ने कहा, मैं किसी को इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाती, और अंदर चली गई। उसने अंदर जाकर सारी बात रेनू को बताई तो रेनू ने उसे समझाया कि अविरल ने ऐसे ही बोल दिया होगा।
इस साल निधि का भी 12वीं का एग्जाम था, तो अविरल और निधि में रिजल्ट की बातें होने लगी। अविरल ने कहा मोर देन 90% तो आएंगे ही। इस पर निधि को लगा अविरल ओवर कॉन्फिडेंट है। अब दोनों में थोड़ी बहुत बातें होने लगी थी। अविरल को निधि की कुछ हरकतें बहुत अच्छी लगी। अविरल को निधि की सादगी, सीधेपन से मोहब्बत हो गई थी। अविरल ने यह बात जाकर रेनू को बताई। रेनू ने बोला उससे अभी कुछ मत कहना, वह हर बात अपनी मम्मी को बताती है और उसकी मम्मी तभी तैयार होंगे जब तुम कुछ बन जाओगे। अविरल ने रेनू से वादा किया कि जब तक मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर लेता तब तक मैं अपने दिल की बात निधि से नहीं करूंगा। लेकिन उसने रेनू से बोला कि निधि को हिंट ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब मैं उससे अपने दिल की बात करूं तो उसका जवाब हो कि अविरल तुमने देर कर दी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इसके बाद अविरल एग्ज़ाम देकर वापस देहरादून चला गया। अविरल को मोहब्बत हो चुकी थी, उसके कोरे दिल पर निधि का नाम लिख चुका था। देहरादून पहुंचते ही अविरल ने सारी बात दीप्ति को बताई, लेकिन दीप्ति की बातों से उसे लगा कि शायद दीप्ति को यह अच्छा नहीं लगा था। शायद इसका एक कारण यह भी था कि अविरल ने उससे बातों बातों में अपने अतीत की सारी बातें हरिद्वार जाने से पहले ही बता दी थी। दीप्ति को धीरे धीरे अविरल के अतीत की सारी बातों का पता चलता गया, जैसे उसका 12वीं में 2 बार फेल होना और उसका आशु जैसे लड़कों से दोस्ती होना। वो उसे एक बिगड़ैल लड़का समझने लगी थी। अविरल का निधि के बारे में बात करने पर जब दीप्ति कुछ नहीं बोली, तब अविरल ने दीप्ति से पूछा, भाभी कोई दिक्कत है क्या? तो दीप्ति ने कहा, तुम्हारी हाइट निधि से कम है तो शायद तुम्हारी शादी ना हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम पहले कुछ बन जाओ, फिर मैं सबको समझाने की कोशिश करूंगी। अब अविरल का रिजल्ट आ चुका था। जैसे ही उसने अपना रिजल्ट देखा, वह बहुत दुखी हुआ। उसके 88% मार्क्स ही आ पाए थे। हालांकि घर के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन अविरल के दिमाग में सिर्फ अनु की बात ही घूम रही थी कि भैया तुम्हें मुझसे ज़्यादा नंबर लाने हैं। सभी ने अविरल को समझाया कि तुम प्राइवेट एग्ज़ाम देकर इतने नंबर लाए हो, ये 96% से कम नहीं है। तब जाकर अविरल को थोड़ा संतोष हुआ और उसने तुरंत जाकर सारी बात डायरी में लिखी और अनु से माफ़ी मांगी। अविरल ने फिर रेनू को फ़ोन किया तो निधि ने ही फ़ोन उठाया, क्योंकि निधि की फैमिली अभी रेनू के घर पर ही थी। अविरल और निधि ने एक दूसरे को अपना रिजल्ट बताया तो दोनों बहुत खुश हुए। अचानक अविरल ने निधि से बोला, तुम्हें रेनू ने कुछ बताया है? थोड़ी देर निधि शांत रही और फिर रेनू को फ़ोन देकर चली गई। रेनू ने अविरल से बोला कि मैंने निधि को बता दिया है, लेकिन तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, निधि की भी यही शर्त है। अविरल खुश भी हुआ और दुखी भी। खुश इसलिए कि उसे मेरे दिल की बात पता होने के बाद भी निधि ने उससे बात की, और दुखी इसीलिए कि निधि ने भी उसके आगे शर्त रख दी थी, जबकि अविरल का मानना था कि प्यार निस्वार्थ होता है, इसमें कोई शर्त नहीं होती। कुछ दिनों बाद अविरल ने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए अपने पापा से दिल्ली जाने को बोला, तो उसके पापा उसे दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वह अन्नू को भेजने के बाद काफ़ी डर गए थे। लेकिन अविरल ने तो दिल्ली से ही कोचिंग करने की जिद पकड़ रखी थी। अविरल को लगता था कि दीप्ति भाभी की वजह से कभी कभार निधि भी दिल्ली आएगी तो वह उससे मिल लेगा। अविरल के लिए अब उसकी मौसी लोगों की निगाहें बदल चुकी थी, क्योंकि बीते सालों में अविरल ने उनकी एक भी नहीं सुनी थी, और अविरल ने अपने अतीत की जो जो बातें दीप्ति को बताई थी वह दीप्ति ने कार्तिक और अविरल की मौसी को बता दी थी। अब सभी की निगाहों में एक धारणा बन गई थी कि अविरल एक बिगड़ा हुआ लड़का है और किसी तरह नकल करके 11वीं में मार्क्स ले आया है। बहुत जिद करने से अविरल के पापा दिल्ली भेजने को तैयार हो गए। उन्होंने अविरल को नया मोबाइल दिलाया। अविरल हॉस्टल में रहने लगा। कुछ दिनों बाद अविरल ने रेनू से निधि का फ़ोन नंबर मांगा, तो रेनू ने उसे बताया कि निधि लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास फोन नहीं है। निधि की फीस भी रेनू के पापा देते हैं। अविरल को बहुत दुख हुआ। अब अविरल की मोहब्बत निधि के लिए दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। वह अपनी हाइट बढ़ाने के लिए घंटों एक्सरसाइज करता और वादा पूरा करने के लिए रात दिन पढ़ाई। तभी अविरल की मौसी के यहाँ एक फंक्शन हुआ जिसमें निधि को आना था। अविरल ने रेनू को फ़ोन पर बताया कि वह निधि को एक गिफ्ट देना चाहता है, तो रेनू ने बोला, तुम वह मुझे दे देना, मैं उसे दे दूंगी। फंक्शन का दिन भी आ गया।
अविरल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह शाम को अपनी मौसी के घर पहुंचा। निधि भी वहां थी, लेकिन उसने एक बार भी अविरल को नहीं देखा। अविरल समझ रहा था कि वह शर्मा रही है, तो वह निधि से बात करने के लिए स्वीट्स के स्टॉल पर खड़ा हो गया। उसे लगा कि हर कोई स्वीट्स लेने तो आता ही है, निधि भी जरूर आएगी। अविरल को वहां खड़े खड़े 1 घंटा बीत गया। सभी लोग खाकर चले भी गए, लेकिन निधि नहीं आई। अविरल ने दुखी होते हुए रेनू से कहा, मैं निधि के लिए गिफ्ट लाया हूँ, तुम उसे बुला दो। मैं उससे मिल भी लूंगा और गिफ्ट भी दे दूंगा। लेकिन रेनू ने मना कर दिया और बोली, निधि ने मना कर दिया है। अविरल को बहुत दुख हुआ। उसने बिना कुछ खाए ही अपना बैग उठाया और हॉस्टल चला गया। फिर काफी समय तक उसकी रेनू से भी कोई बात नहीं हुई। अविरल काफी समय तक अपनी मौसी के घर भी नहीं गया, क्योंकि जब पार्टी में अविरल आया था तो उसे सभी का व्यवहार अजीब सा लगा था। कुछ महीनों बाद अविरल मौसी के घर गया तो दीप्ति ने पूछा, अविरल, अब तुम आते क्यों नहीं हो? तो अविरल ने कहा, जब किसी को मेरा यहाँ आना अच्छा ही नहीं लगता तो किसके लिए आऊं? तब दीप्ति ने बताया कि अविरल, मैंने तुम्हारी बात निधि से की थी। तो निधि ने कहा कि दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अविरल मुझे बदनाम कर रहा है। अविरल को भी कुछ समझ नहीं आया कि निधि ने ऐसा क्यों कहा। अविरल ने रेनू को फोन किया और उससे इस बारे में बात की तो रेनू ने बताया कि वह तुमसे प्यार नहीं करती, इसीलिए उसने ऐसा कहा है। अविरल अब निधि से बात करना चाहता था, लेकिन रेनू ने साफ मना कर दिया और बोला कि निधि ने कहा है कि अगर अविरल नहीं माना तो उसके पापा से शिकायत करूंगी। अविरल बहुत दुखी रहने लगा, लेकिन रेनू उसे दिन में 2-3 बार कॉल करती और उसे समझाती। लेकिन अविरल की मोहब्बत तो हर समय निधि का ही नाम लेती। कुछ समय बाद रेनू दिल्ली आई तो अविरल भी उससे बात करने मौसी के घर आ गया। दोनों देर रात तक बात करते रहे। बातों ही बातों में अविरल को पता चला कि निधि रेनू के घर आई हुई है। तुरंत अविरल के दिमाग में निधि से बात करने का तरीका सूझा। उसने बात ही बात में यह भी जान लिया कि किस समय घर के सबसे कम लोग होंगे, जिससे कि निधि की फोन उठाने की उम्मीद बढ़ जाए। अगले दिन उसी समय अविरल ने फोन किया तो किसी लड़की ने फोन उठाया। अविरल तुरंत पहचान गया कि फोन पर निधि है। वह तुरंत बोला, निधि, फोन मत काटना, बस 10 मिनट मुझसे बात कर लो। तो निधि बोली, अरे अविरल, मैं तो तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तुम फोन जरूर करोगे। अविरल ने निधि से दीप्ति वाली बात पूछी तो निधि बोली कि दीप्ति दीदी ने मुझसे बोला कि अविरल बोल रहा है कि निधि मुझसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। तो मैंने गुस्से में बोल दिया, और तुम्हें जो बोलना था मुझसे बोलते, दीदी से क्यों बोला? अविरल ने निधि को बताया कि मैंने सिर्फ बोला था कि भाभी, मैं निधि से शादी करना चाहता हूँ। निधि और अविरल दोनों को समझ नहीं आया कि दीप्ति ने ऐसा क्यों किया। तभी घर में किसी के आने की आहट हुई और निधि ने फोन काट दिया। अविरल को दीप्ति और रेनू पे शक हुआ कि वह जानबूझकर हमें अलग करना चाहती हैं। निधि के पास तो मोबाइल नहीं है, इसीलिए निधि की अविरल से बात तभी हो पाती थी जब वह रेनू के घर जाती थी। पर यह भी हमेशा मुमकिन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अविरल को अपनी पॉकेट मनी के लिए जितने भी पैसे अपने पापा से मिलते थे, वह सारा पैसा फोन पर ही खर्च कर देता था। वह घंटों रेनू से बातें करता, जिससे किसी तरह वह निधि के बारे में बात कर पाए। लेकिन रेनू हमेशा ही निधि की बात करने से बचने लगी। अविरल के पास और कोई भी जरिया नहीं था निधि के बारे में पता करने का, तो वो ना चाहते हुए भी रेनू से बात करता रहा। एक दिन अविरल अपनी मौसी के घर आया हुआ था। तब उसने दीप्ति को बात करते हुए सुना कि निधि की बर्थडे आ रही है और उसके मामा ने जन्मदिन के पहले ही गिफ्ट में मोबाइल फोन दिया है। अविरल अपनी किस्मत को कोस रहा था कि अभी तक उसने निधि को अपना नंबर तक नहीं बताया और रेनू निधि का नंबर देगी नहीं। अविरल से रहा नहीं गया। उसने एक दिन रेनू को फोन करके बोला, रेनू, निधि का बर्थडे है और मुझे उसे विश करना है। पहले तो रेनू ने नंबर देने से मना कर दिया और बोली कि निधि ने नंबर देने से मना किया है। अविरल ने बोला कि मुझे केवल एक बार विश करना है। नंबर तो मैं निकाल ही लूंगा भाभी के मोबाइल से, लेकिन फिर मेरा तुम्हारा साथ खत्म। उसके बाद रेनू ने उसे नंबर दे दिया और कॉल करने का समय बताते हुए बोला, एक बार ही कॉल करना। अगले दिन निधि का जन्मदिन था, तो अविरल सारी रात कागजों पर लिखता रहा कि उसे निधि से क्या बोलना है और पन्नों को फाड़ता रहा। अविरल से अब समय कट नहीं रहा था।
जैसे तैसे सुबह हुई, बड़ी मुश्किल से 8 बजे। 8 बजते ही अविरल ने फोन किया तो निधि ने ही फोन उठाया। थोड़ी देर तक दोनों शांत रहे, फिर अविरल ने उसे बर्थडे विश किया। अविरल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, जबकि उसने पूरी रात बोलने की तैयारी की थी। अविरल ने फिर निधि से कहा, निधि अब मैं रेनू को फोन नहीं करूंगा। तो निधि ने कहा कि ऐसा मत करना, अगर रेनू और दीप्ति तुमसे गुस्सा हो गई तो मुझे भी भूल जाना। अविरल को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद दोनों ने इल्म बोला और फोन रख दिया। कहानी के इस भाग में आपने सुना कि अविरल के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई और उसने ठान लिया कि उसे आगे क्या करना है। अविरल की जिंदगी में आगे कौन सा मोड़ आएगा, ये जानने के लिए अगले भाग को ज़रूर सुनिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।